एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। सबसे पहले बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी पंजाब दौरे में सुरक्षा में हुई चूक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह के उस याचिका पर गौर किया जिसमें कहा गया है कि पंजाब में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में एक रैली में शामिल हुए बगैर ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा था। याचिका में उन्होंने सुरक्षा उल्लंघन के गहन जांच, पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव की बर्खास्तगी की मांग की है। उसके साथ ही बठिंडा जिला न्यायाधीश को पीएम की यात्रा के लिए पुलिस बंदोबस्त से संबंधित सभी सबूतों को अपने कब्जे में लेने का निर्देश देने को कहा है। याचिका में घटना पर रिपोर्ट लेने, पंजाब सरकार को उचित दिशा निर्देश देने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और इस तरह के उल्लंघन की पुनरावृत्ति को रोकने की मांग की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को याचिका की कॉपी सौंपें। पीएम मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर पहुंचकर करीब 42,750 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले थे, लेकिन रास्ते में विरोध प्रदर्शन के कारण सड़कें बंद थी, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। वहीं पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो सीनियर जर्नलिस्ट धनोज जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में धनोज जी। जिस तरह से हम सभी ने देखा कि जब फिरोजपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां क्या दृश्य रहा था, किस तरह उन्हें 15 से 20 मिनट इंतजार करना पड़ा और वापस वो लौट आए, और इसे देखते हुए आज सुनवाई होनी है सर, तो किस तरह से इस पूरे मामले को अब देखा जाए, क्योंकि विवाद भी बहुत बड़ा है। कोई इसकी निंदा कर रहा है तो कोई कह रहा है क्योंकि रैलियों में लोग नहीं थे इस वजह से ये एक दिखावा है, छलावा है, लेकिन नहीं लगता। खैर, सुनवाई पर भी आपसे इस पर पूरी डिटेल लेंगे हम। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर हम देखें तो देश के प्रधानमंत्री के साथ किसी राज्य में इस तरह का व्यवहार, कैसे इसे आंकें? नेहा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन 2 लाइन याद आता है। खुदा जाने मेरे बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, पूछने वाले सब तुम्हारा ही नाम लेते हैं। कश्ती के डूबने का गम नहीं, कश्ती के डूबने का लोग सबब पूछते हैं। जब बात हम प्रोटोकॉल की करते, बात जब हम वीआईपी रूट की करते, बात जब हम संवैधानिक पद की करते हैं जी, हमारे देश में सर्वमान है, संवैधानिक पद है, बहुत बड़ा पद है जी, प्रधानमंत्री जी का। उनका बहाना कुछ भी हो जी, वो रैली में लोग नहीं थे, मौसम खराब था, आंधी आ गई, तूफान आ गई, 4 पे कहा गया, वो एक अलग तरफ है। लेकिन पहला जो है कानून यह कहता है कि किसी भी राज्य में अगर प्रधानमंत्री जी जा रहे हो तो वहाँ के जो मुखिया है यानी मुख्यमंत्री, उनका वहाँ उपस्थित होना जरूरी है। क्योंकि आपने पिछले साल देखा होगा ममता बनर्जी इतना भी उन्होंने उल्टा पुल्टा बोला हो, लेकिन जितने बार भी नरेंद्र मोदी जी बंगाल दौरे पर गए वहाँ वो पहुंची, और वो अलग बात है कि मीटिंग हटा के निकल गई जी, लेकिन उन्होंने कानून का सम्मान किया। वो उसी दृश्य को अगर आप यहाँ देखेंगे कि प्रधानमंत्री 20 मिनट तक वहाँ रुके रहे, और मान लीजिए मुख्यमंत्री के दूरी कितनी है, मुख्यमंत्री के पास हेलीकॉप्टर है, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, वो चेंज कर दिया तो मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर पकड़ के पहुंच जाना था वहां पर जी। उनके राज्य की जनता थी, उनके राज्य के लोग थे, खासतौर पर सिख थे, पंजाबी थे, मैं किसी को बलेम नहीं करता, लेकिन जो खालिस्तान की आग पंजाब में लगी हुई है, फिरोजपुर वहाँ जो हुसैनी वाला बाग जिसको कहते हैं, जहाँ पे शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा है, सबसे मार्मिक स्थल है वहाँ पर एक आत्मा बसती है, भारत की आजादी की आत्मा बसती है, जहाँ पर 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी गए भी थे, और वहाँ पर वो 42,000 करोड़ की वो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। और ये दौरा कोई पॉलिटिकल दौरा नहीं था, यह एक कानूनन दौरा था संविधान के तहत। तो उसमें जो भी खामियां जाए, क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं 2014 में जब राहुल गांधी जी अपना नॉमिनेशन करने गए थे अमेठी, और उनके एक लेजर लाइट उसके चेहरे पर आ गया था जी। लेजर जो उस टाइम राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, तेरी चोटी एक कर दिया। जितने भी कांग्रेस के लोग थे वो कोप भवने चले गए, वो आंधी तूफान ला दिया। तो आज देखने वाली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री अगर वो उनके राज्य में जा रहे थे, केंद्र शासित राज्य था,
और दूसरी बात कि वहां पर मुख्यमंत्री का होना जरूरी। धनोज जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, इसमें ऐड करना चाहूंगी कि चन्नी साहब तो खुद ही सवाल उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कौन सा कोई अटैक हुआ वहां पर, क्या कोई गोली चली, क्या कोई अफरा तफरी थी, किस तरह का खतरा था? कोई खतरा नहीं था, सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री का। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को नैतिकता पे अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। जो आदमी हमारे देश के बाबा भीमराव अंबेडकर की आत्मा के साथ खेलने का किसी को इस देश में अधिकार नहीं है। जो चरण सिंह की चन्नी जी को जो है ना, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो इंसान कानून का, न्याय का सम्मान नहीं कर सकता, उसको इतने बड़े पद पर बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो भी राजनीति कर रहा हो, उनको तो चुप्पी साध लेना चाहिए था। जी कितनी बड़ी गलती है। आज बच्चे से भी पूछेंगे जो कानून के जानकार है, लॉ के जानकार है, और जो संविधान पढ़ा है, वो आपको क्लियर कर बता देगा। प्रधानमंत्री वहां 20 मिनट रुके थे। सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, एन वक्त पर उन्होंने अपना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके कुछ भी वो सब उनका, देखिए एसपी की प्रोटेक्शन जो है ना, संशोधन हुआ था 2003 में, और अमित शाह जी लाए थे एज ए गृह मंत्री बिल अमेंडमेंट, उसमें क्लियर कर दे दिया था। लेकिन एसपी की जब किसी राज्य के दौरे में वहां दूसरे दलों की सरकार होती है, तो वहां का जो मुखिया है, वो मंत्री, उनका प्रेजेंटेशन वहां बहुत जरूरी होता है। और अगर मान लीजिए साजिश नहीं थी तो राहुल गांधी जी गायब है, एसपी जी के वहां पर सारी सुरक्षा था, लेकिन चरण सिंह जी चन्नी जी गायब थे। और वो गुरु जो ठोको सालू जो भाजपा के छोटा भाई, इमरान खान के छोटा भाई, जो वहां का प्रमुख है, वहां पर कांग्रेस का प्रमुख है, जो कहीं न कहीं खालिस्तानियों को वहां पर हवा मिल रही है। धनोज जी क्या किसी मंशा के तहत आपको लगता है ये सब किया गया है? बिल्कुल, ये साजिश, देखिए वोट से हरा नहीं सकता रहा इनको नरेंद्र मोदी जी को, तो बोला तोप बारूद से ही हरा दो। क्योंकि आपको मैं बता दूं, कांग्रेस को याद होगा कि थोड़ी सी चूक से कांग्रेस के दो जो बड़े नेता राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का बलिदान हो गया। इसको बलिदान कहते हैं, हालांकि हम लोग उसको मौत कहते हैं, क्योंकि उसको आखिरी रंजिश, क्योंकि उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं थे राजीव गांधी से बदला लिया गया। लेकिन कांग्रेस चिक चिक के कहते हैं कि इस देश के लिए हमारे नेता ने बलिदान किया, उसका बूंद बूंद जो है इस धरती पर बिखरा पड़ा हुआ। तो क्या वही करना चाह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी को वोट में तो हरा नहीं सकता, लेकिन वो उसको साजिश के तहत हरा दो, साजिश के तहत मार दो। तो यानी एक साजिश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये रची गई थी, और भले ही ये साजिश थी या जिस भी तरह की बातें की जा रही हैं, इस बात का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ख्याल इस बात का रखना भी जरूरी होता है कि वो पद क्या है और उस पद की गरिमा क्या है, उस बात तक का ख्याल नहीं रखा गया, और इसकी हर कोई निंदा कर रहा है। खैर धनोज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से धनोज कुमार जी भी यही जिक्र कर रहे थे कि भले ही स्थिति कोई भी रही हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी स्टेट में पहुंच रहे हैं, प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना जरूरी था। और वहां पर 15 से 20 मिनट उनका काफिला रुका रहा, लेकिन एहतियात के तौर पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचते नहीं हैं। तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया जाता है, लेकिन अब यह मामला धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो लोग 24 घंटे से अपने नेतृत्व में, अपने संगठन के माध्यम से इस बात का जश्न मना रहे थे कि कल पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा भंग हुई, उन लोगों की आज मजबूरन आत्मा जागी है। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को इस प्रकार का आदेश दे परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। बढ़ते आगे, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में भी चूक का मामला सामने आया। यहां के काशीपुर में एक युवक छुरा लेकर रावत के मंच पर पहुंच गया। तस्वीरें हैं आपके सामने, तस्वीरें देखिए किस तरह से उसे पकड़ा हुआ है। इसके बाद कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। ये मामला ऐसे समय सामने आया जब पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक की वजह से पूरे देश में बवाल मचा है। दरअसल हरीश रावत मुख्य अतिथि के तौर पर
एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। जनसभा के बाद अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अधेड़ छुरा लेकर मंच पर चढ़ गया। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उसे नीचे उतारा, छुरा अपने कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। बताते चले कि पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस के सदस्यता अभियान में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। जैसे ही हरीश रावत अपना संबोधन खत्म करने के बाद नीचे उतरे, एक अधेड़ अचानक मंच पर पहुंच गया और माइक से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं उसकी इस गतिविधि का जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और माइक बंद कर दिया, तभी आक्रोशित अधेड़ ने अचानक छुरा निकाल लिया और जय श्री राम नहीं बोलने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मंच पर अफरा तफरी मची। कांग्रेस नेता प्रभात सानी ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर युवक को पकड़ लिया और चाकू को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि ये प्रशासन की बड़ी चूक है। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़गाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर किया। यह मुठभेड़ बड़गाम के जोलवा करालपुरा चडूरा इलाके में हुई है। कश्मीर के आईजी ने बताया कि उन मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। इनके पास से हथियार और संदिग्ध चीजें भी बरामद की गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक पाकिस्तानी समेत 3 आतंकियों को बुधवार की सुबह मार गिराया था। मारे गए तीनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य थे। इनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए थे। आतंकियों के पास से 2 M4 कार्बाइन, एक AK-47 राइफल और अन्य विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इस घटना से भी पहले कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना ने मिलकर कुल 9 आतंकियों का सफाया किया था। ये एनकाउंटर अनंतनाग, कुलगाम और पंथा चौक इलाके में हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप CNCI के द्वारा दूसरे परिसर का निर्माण किया गया है। CNCI में कैंसर रोगियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए पिछले कुछ समय से इसके विस्तार की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस जरूरत को दूसरे कैंप्स के माध्यम से पूरा किया जाएगा। CNCI का दूसरा परिसर 530 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा और बाकी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा करीब 75:25 के अनुपात में प्रदान किए गए हैं। ये परिसर 407 बिस्तरों वाली एक व्यापक कैंसर केंद्र इकाई है, जिसमें कैंसर निदान, स्टेज का निर्धारण, उपचार और देखभाल के लिए आधुनिक आधारभूत सुविधा मौजूद है। ये परिसर न्यूक्लियर मेडिसिन, 3.0 टेस्ला MRI, 128 स्लाइस सिटी स्कैनर और साथ ही एंडोस्कोपी सूट, आधुनिक ब्रैकियोथेरेपी यूनिट जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। बढ़ते आगे, पिछले कुछ सालों में नेपाल और भारत का संबंध उतार और चढ़ाव भरा रहा, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्तों में पड़ी बर्फ अब पिघलती दिखाई दे रही है। 12,000 करोड़ रुपए की भारत नेपाल के बीच धारचूला में महाकाली नदी पर ब्रिज बनाया जाएगा, जिससे कि उत्तराखंड और नेपाल के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। इसे लेकर जल्द ही दोनों देशों के बीच MOU साइन होगा। दूसरा निर्णय भारत और नेपाल के बीच में जो एक ब्रिज बनाने के लिए है और ये महाकाली रिवर के ऊपर बनेगा धारचूला में। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ना केवल नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, बल्कि जैसा हम कहते हैं कि रोटी और बेटी की भी हमारा रिश्ता है। वी शेयर यूनिक टाइज ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद नेपाल, and this is an important decision where a MOU will be signed shortly to construct a bridge over Mahakali River, which will help people living in the state of Uttarakhand and on the other side in the area falling under the Nepal territory. तो उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा और नेपाल की ओर रहने वाले लोगों को भी। भारत में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार की सुबह तक देश में ओमिक्रॉन के 377 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कि इस नए वेरिएंट के केसों का आंकड़ा बढ़कर 3007 हो गया है। इससे अब तक 1199 मरीज ठीक हुए हैं। देश में 2 लोगों की ओमिक्रॉन की वजह से मौत हुई है। ओडिशा के
बालनगीर में 50 साल की महिला की मौत ओमिक्रॉन की वजह से हुई। इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में एक बुजुर्ग की ओमिक्रॉन के चलते मौत हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट को हल्के में न लेने की चेतावनी दी है। भारत में तीसरी लहर के बीच संगठन ने कहा कि इस वेरिएंट के गंभीर प्रभाव नहीं दिख रहे। इसका मतलब ये नहीं कि ये हल्का है, इससे भी लोगों की जानें जा रही हैं और लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। और भारत में 7 महीने बाद 1 लाख के पार नए केस आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,17,100 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे की तुलना में 28.8% ज्यादा केस मिले हैं और इससे पहले 6 जून को 1 लाख के पास केस थे। देश में कोरोना के अब तक करीब 3,52,26,386 केस सामने आ चुके हैं। देश में 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 36,265 केस हैं, पश्चिम बंगाल में 15,421 मामले हैं, दिल्ली में 15,097 केस, तमिलनाडु में 6,983 केस, कर्नाटक में 5,031 केस अभी तक फिलहाल सामने आ चुके हैं। भारत में कुल केसों में 67.29% नए केस इन्हीं 5 राज्यों से आए हैं, जबकि कुल केसों की 30.97% केस महाराष्ट्र से मिले हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में 302 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत केरल में करीब 221 लोगों की हुई है। इसके अलावा बंगाल में 9 लोगों की जान गई है। भारत में रिकवरी रेट की बात करें तो 97.57% है। पिछले 24 घंटे में ये 30,836 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक देश में 3,43,71,845 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। यानी हालात अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। 5 राज्य जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनका भी हमने जिक्र किया। तो 7 दिनों में कोरोना के इतने ज्यादा आंकड़े आना हैरानी वाली बात है, वो भी तब जब अब देश इस महामारी से उबर रहा था और एक बार फिर इसकी चपेट में है। कोरोना यूं तो इसकी उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई। इस बीमारी ने इतनी तेजी से पूरी दुनिया में अपने पैर पसारे कि इसे महामारी घोषित कर दिया गया। देश ने इस महामारी का दंश झेला। न जाने कितनी जिंदगियां इसकी चपेट में आई, न जाने कितने घर तबाह हुए, इसकी कोई गिनती नहीं है। और ऐसा वक्त देखने को मिला जब इस महामारी के आगे कई देशों की सरकारों ने अपने घुटने टेक दिए और फिर इसकी एक के बाद एक कई लहरें आईं और यह सिलसिला आज भी और अब तक जारी है। इसी कड़ी में बात अगर देश में कोरोना के आंकड़ों की करें तो बीते कल तक हालात क्या थे, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। कोरोना का रोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालात बेहतर होते उससे पहले ही दस्तक दी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने। डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ साथ एक बार फिर देश को कोरोना के डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप हम एक बार फिर झेल रहे हैं। उसका नतीजा ये रहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने एहतियात के तौर पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। दिल्ली और कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और आए दिन कोरोना विस्फोट की खबरों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। लगता है कि शायद हालात यही रहे तो देश में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन होना तय है। आइए नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। कोरोना खतरनाक, बढ़ते एहतियात 90,928, ठीक हुए 19,206, एक्टिव केसेस की संख्या 2,85,401, लोगों की मृत्यु 325। पिछले 24 घंटे में कोरोना, आंध्र प्रदेश में 434 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 102, मृत्यु 0। अंडमान एंड निकोबार 25 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 8, मृत्यु 0। अरुणाचल प्रदेश 32 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 2, मृत्यु 0। असम में 591 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 196, मृत्यु 4। बिहार में 1,659 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 184, मृत्यु 0।
चंडीगढ़ 229 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 63, मृत्यु 1। छत्तीसगढ़ 1615 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 29, मृत्यु 1। दिल्ली 10,665 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,239, मृत्यु 1। गोवा 1002 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 46, मृत्यु 1। गुजरात 3,350 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 236, मृत्यु 1। हरियाणा 2,176 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 176, मृत्यु 0। हिमाचल प्रदेश 374 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 16, मृत्यु 1। जम्मू और कश्मीर 418 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 140, मृत्यु 0। झारखंड 3,553 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 244, मृत्यु 0। कर्नाटक 4,246 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 362, मृत्यु 2। केरल 4,801 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,813, मृत्यु 258। मध्य प्रदेश 594 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 78, मृत्यु 1। महाराष्ट्र 26,538 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 5,331, मृत्यु 8। मणिपुर 27 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,422। मेघालय 50 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 2, मृत्यु 0। मिजोरम 502 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 91, मृत्यु 1। नागालैंड 6 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 4, मृत्यु 0। ओडिशा 1,216 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 138, मृत्यु 2। पंजाब 1,796 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 44, मृत्यु 4। राजस्थान 1,883 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 48, मृत्यु 2। सिक्किम 13 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 5, मृत्यु 2। तमिलनाडु 4,862 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 688, मृत्यु 9। उत्तर प्रदेश 2,036 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 51, मृत्यु 0। उत्तराखंड 505 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 159, मृत्यु 0। पश्चिम बंगाल 14,022 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 6,438, मृत्यु 17। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं, कितने लोग रोजाना संक्रमित हो रहे हैं, कितने ठीक हो रहे हैं और कितनों की मृत्यु हो रही है। और हमें ऐसे में एहतियात बरतने की कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जान है तो जहान है। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। तो ये आंकड़े देखकर अगर आप अब भी नहीं जागे तो अब आपको जागने की जरूरत है, क्योंकि ये आंकड़े बीते कल के थे जो 90,000 के पार थे और अब 1 लाख पार कर चुके हैं। एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसकी शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।